लाइट नहीं है तो बटन बंद कर। ओके, सो वेलकम बैक, लेट्स स्टार्ट। देखो बच्चों, इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के अलग अलग स्टेट में वैल्यू देखे। इमेजिन करो ये अपना अर्थ है, अर्थ के सरफेस के ऊपर जी का वैल्यू कितना होता है, ये वैल्यू हम लोगों ने निकाला। एंड व्हाट इज दैट वैल्यू? जी इज इक्वल टू कैपिटल जी कैपिटल एम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। अगर अर्थ की बात करें तो इस केस में कैपिटल एम कौन है? मास है अर्थ का, आर क्या है? रेडियस है अर्थ का। ठीक है, अब तुम मान लो अर्थ से कुछ हाइट ऊपर चले गए, से इधर पहुंच गए तुम। अर्थ से कहाँ पे गए? कुछ हाइट ऊपर, सपोज यहाँ पे। तो जैसे हाइट पे जाते हो जी का वैल्यू बदलता है। क्या है बच्चों जी का वैल्यू एक सर्टन हाइट पे? बताओ तो मुझे। जी एच इज इक्वल टू, ओके कौन बताएगा मुझे वैल्यू जी का? सब अबो हाइट जी एच का फॉर्मूला क्या है? जी एच इज इक्वल टू, ये नीचे वाला जो फॉर्मूला है वही है ना, बराबर है कि नहीं? खाली आर बदलता है। तो तुम अगर इतना हाइट ऊपर गए कि जो एच है, तो आपका फॉर्मूला क्या हो जाता है? आर के बजाय आर प्लस एच का स्क्वायर हो जाता है। सही है। और इसी फॉर्मूले को अगर तुमने इन टर्म्स ऑफ जी लिखा तो वो होता है आर डिवाइडेड बाय आर प्लस एच होल ब्रैकेट स्क्वायर इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। ये कुछ हाइट पे देखा, और मान लो तुमने काफी क्लोज वो फॉर्मूला लिखना चाहते हो, यानी कि ऐसी जगह पे लिखना चाहते हो जहां पे एच जो है आर के कंपेयर में काफी छोटा है, तो उस केस में तुम्हारा जी एच का वैल्यू क्या आ जाता है? 1 माइनस ट्वाइस एच डिवाइडेड बाय आर इंटू जी। ये देखा आप लोगों ने? पक्का। फिर हम लोगों ने सोचा कि चलो अर्थ के अंदर घुसते कुछ डिस्टेंस नीचे। कितना नीचे गए तुम लोग? डी इतना डिस्टेंस नीचे गए। अब तुम अर्थ के सेंटर से कितने दूरी पे हो बच्चों? ये टोटल डिस्टेंस क्या है तुम्हारा? आर है। तो ये बचा हुआ डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस कितना रहेगा? आर में से जितना नीचे आए वो हटा दो, आर माइनस डी। इस पर्टिकुलर जगह पे तुम्हारा जो जी का वैल्यू है उसको नाम दे सकता हूं मैं जी डी। कौन बताएगा मुझे जी डी का वैल्यू कितना होता है? यही फॉर्मूला है ऊपर का, यम के बजाय यम का डैश आता है, बराबर है कि नहीं? और अगर आप मुझे डायरेक्ट बताओगे इन द फॉर्म ऑफ जी, तो वो फॉर्मूला आता है -1 माइनस डी अपॉन आर इंटू जी। यही है बच्चों। अब यहां पे मैं टिपिकल 3 वैल्यू की चर्चा करने जा रहा हूं। आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट दिस वैल्यू जो कि अर्थ के सरफेस के ऊपर कुछ हाइट पे है। आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट दिस वैल्यू जो कि एग्जैक्टली ऑन अर्थ सरफेस है। एंड आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट दिस वैल्यू जो कि अर्थ के अंदर है। ठीक है, और इसका मैं एक छोटा सा ग्राफ बनाऊंगा जो मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आप समझने की कोशिश करो। ठीक है बच्चों, इमेजिन करो देयर इज सम पर्सन स्टार्टिंग फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ। अर्थ के सेंटर से शुरू करा है। अर्थ के सेंटर पे तुम जाके जब खड़े रहोगे तो अर्थ के सेंटर से तुम्हारा जो डिस्टेंस है, चलना शुरू करोगे, मैं इस लाइन के लिए ऊपर रहने वाला हूं डिस्टेंस, इस लाइन के ऊपर लूंगा मैं जी की वैल्यू। कौन मुझे बताएगा? इफ एक्स इज 0, व्हाट इज एक्स? डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ। तुम सेंटर पे ही जाके खड़े रहे, मैंने बोला सेंटर से कितने दूरी पे हो, तो आंसर क्या रहेगा? 0। तो एक्स क्वांटिटी आएगा 0। अब मुझे बताओ वाई क्वांटिटी, यानी कि जी की वैल्यू कितनी होगी? अपन ने पढ़ा है ऑलरेडी, जी ऑन दी सेंटर ऑफ अर्थ इज व्हाट? 0। तो ये आपका पहला पॉइंट मिल गया। अब आपको जी डी और ये जो डिस्टेंस है डी, या यू में से जो आपका सेंटर से डिस्टेंस है, अर्थ के सेंटर से ये जो डिस्टेंस है यानी कि आर माइनस डी, इसके बीच का रिलेशन बताना है। ये फॉर्मूला मैं इधर लेके आता हूँ, जी डी इज इक्वल टू न्यूमरेटर में मैं आर माइनस डी डिवाइडेड बाय आर इंटू जी, ऐसा लिखो क्या बच्चों? सेम फॉर्मूला लिखा ना, फॉर्मूला बदला नहीं, खाली एडिशन किया मैंने। क्या अर्थ का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ और अर्थ का रेडियस, दो वैल्यू कांस्टेंट है? ये दोनों वैल्यू बदलते हैं? अर्थ का रेडियस बदलता है, अर्थ का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन इट्स सरफेस बदलता है? नहीं। तो क्या मैं बोल सकता हूं जी डी इज इक्वल टू अ कांस्टेंट नंबर इनटू आर माइनस डी? अबे हाँ या ना? व्हाट इज आर माइनस डी? डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ। तुम सेंटर से जिस दूरी पे हो उस डिस्टेंस का नाम है आर माइनस डी। दिस इज द वैल्यू ऑफ जी एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट, और बीच में कांस्टेंट है, यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर माइनस डी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ कैसे ड्रॉ होता है? व्हाट इज द ग्राफ ऑफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल? कौन सी स्ट्रेट लाइन? स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू दी ओरिजिन। कैसे बच्चों? सिंपल सी बात है। अगर मैंने कहा कि एक्स इज, इफ आई से
x is directly proportional to y, it simply means x upon y is equals to constant. फॉर एग्जाम्पल कॉन्स्टेंट को मैंने 2 लिखा तो x विल बी ट्वाइस y. इसका ग्राफ बनाओ एंड दैट विल बी अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन. एक एग्जाम्पल बताया मैंने आपको. सो द ग्राफ ऑफ स्ट्रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इज ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन. इसका सीधा सीधा मतलब होता है कि जैसे जैसे तुम अर्थ के सरफेस पे आना शुरू करोगे, अर्थ के सेंटर से जी की वैल्यू बढ़ेगी 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 बढ़ेगी. ये हो गया तुम अर्थ के ऊपर आ गए, एग्जैक्टली सरफेस के ऊपर जब आओगे तब जी का फॉर्मूला ये होगा, ये वाला. ये अंदर था इनवर्ड, बराबर है. ये तुम सरफेस पे आ गए, सरफेस पे आने के बाद वैल्यू हो गया जी का जी इंटू एम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर. अब ये जो वैल्यू है कांस्टेंट है, फिक्स है, और ये जो नंबर है इसकी वैल्यू हम लोगों को ऑलरेडी पता है. दिस वैल्यू इज अप्रोक्सीमेटली कितनी बच्चों? 9.8 फॉर अर्थ, राइट. और ये जो डिस्टेंस है आपका, ये वाला जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितना है आपका? दैट इज रेडियस ऑफ अर्थ. यू में से कैपिटल आर. चलेगा? अबे हाँ या ना? हो गया तुम्हारा बातें करके? थैंक यू. अब अर्थ के ऊपर जाएंगे तो क्या होगा? जरा ऊपर वाला फॉर्मूला भी देख लो बच्चों. कैन यू सी दिस फॉर्मूला? या यू कैन यूज इवन दिस फॉर्मूला. इसको यूज करते क्योंकि ये थोड़ा जनरलाइज है. बताओ तो मुझे क्या फॉर्मूला है? जी एच इज इक्वल टू कैपिटल G विच इज 6.67 × 10⁻11 कॉन्स्टेंट नंबर है. M फॉर द केस ऑफ अर्थ M इज ऑल्सो कॉन्स्टेंट. तो फॉर्मूला आया तुम्हारा कॉन्स्टेंट डिवाइडेड बाय R प्लस एच होल ब्रैकेट स्क्वायर. कौन मुझे बताएगा R प्लस एच क्या है? तुम्हारा डिस्टेंस है सेंटर से. अबे हाँ या ना? बराबर है ना. और जी एच क्या है? उस जगह की एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू है. व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन दिस टू क्वांटिटी? कौन सा रिलेशन है इनके बीच में? दे आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल. और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर है. यानी कि जैसे जैसे अर्थ के सरफेस से तुम ऊपर जाओगे, सेंटर से डिस्टेंस बढ़ेगा, जैसे जैसे ये डिनोमिनेटर बढ़ेगा वैसे वैसे जी एच घटेगा. और जो रिलेशन है वो स्क्वायर को इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है. कौन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ जानता है? इन्वर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का तो थोड़ी देर पहले बताया तुम लोगों ने कि ये क्वांटिटी एक्स है, ये वाई है. एक्स और वाई अगर एक दूसरे को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो ग्राफ ऐसा होता है. इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ कैसे होता है? मान लो x की वैल्यू बढ़ने से y का वैल्यू घट रहा है तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना. कैसे होता है ग्राफ? ऐसा ऐसा होता है. वो दोनों भी केस में स्ट्रेट लाइन नहीं होता. एक का होता है ऐसा, फिर वो y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x हो या y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर हो. ओके, उसका शेप थोड़ा बदलता है लेकिन वो स्ट्रेट लाइन नहीं होता. एक बार किताबों अच्छे से पढ़ लो. इनवर्सली प्रोपोर्शनल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ नालायक को मैंने तुम्हें ऑलरेडी पढ़ा के रखा है मोशन इन अ प्लेन चैप्टर में. खाली एक नहीं, बहुत सारे ग्राफ पढ़ा है. और फिर ये ऐसे ऐसे धीरे धीरे कम होगा. इट विल नेवर बिकम जीरो बट इट विल सर्टनली विल बी वेरी क्लोज टू जीरो. So this is the value. So this is on the surface of earth. On surface, this is above, this is inside. ग्राफ याद रख लोगे. That's all. अब जो हमको पढ़ना था ये टॉपिक के बारे में, जितना पढ़ना ज़रूरी था वो सारा हमने पढ़ लिया है. क्वेश्चन इसके ऊपर कुछ दिया था शायद मैंने, वो भी कर लिया है. जी ड्यू टू डेप्थ जो है उसके बारे में हमने ज़्यादा पढ़ा नहीं था, तो खाली डेरिवेशन ऊपर ऊपर देख लेते हैं. डेरिवेशन में पिछले लेक्चर में ऑलरेडी समझा चुका हूँ. डेरिवेशन समझा चुका हूँ पिछले लेक्चर में, तुमने होप किया है. The earth can be imagined to be a sphere made up of large numbers of concentric uniform spherical shell. अर्थ को हमने कई सारे छोटे छोटे स्पेरिकल शेल से बना है ऐसा इमेजिन कर लिया. The total mass of the earth is combined mass of all shells. ओके, छोटे छोटे शेल है, इससे अर्थ बनी है और ऐसे सारे शेल का मिलकर अर्थ बनता है तुम्हारा. When an object is on the surface of the earth, it is experience a gravitational force as if entire mass of the earth is concentrated at its center. जब अर्थ के सरफेस के ऊपर होगा तो पूरी अर्थ का मास उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगा, जैसे कि ये मास इस पर्टिकुलर पॉइंट को यानी कि सेंटर ऑफ मास को एक्युमुलेट हो चुका है. ठीक है, और फिर उस केस में जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा दैट विल बी ड्यू टू द एंटायर मास. द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन इज g इज इक्वल टू
कैपिटल जी m डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। अज्यूमिंग द डेंसिटी ऑफ द अर्थ इज यूनिफॉर्म, इट इज गिवन बाय, अर्थ की डेंसिटी यूनिफॉर्म थ्रू आउट सेम मान लिया। आप चाहे तो इस केस में एवरेज डेंसिटी ले सकते हो। डेंसिटी क्या है तुम्हारा, मास अपॉन वॉल्यूम। अब डेंसिटी और मास इन दो वैल्यू का फर्क तुमको समझ में आ चुका है। डेंसिटी भी मास ही है, किसका मास है बच्चों, एक वॉल्यूम का। तो जैसे मैंने आपको कहा ना कि जो फर्क रहता है भाव और टोटल कितना पैसा लगा उसमें, वही फर्क है डेंसिटी और मास में, समझा। ऑब्जेक्ट का साइज बढ़ेगा, मास बढ़ेगा, ऑब्जेक्ट का साइज कम होगा, मास कम होगा, लेकिन एज लॉन्ग एज तुम मटेरियल और एक सर्टन सिचुएशन बदलते नहीं, डेंसिटी कांस्टेंट रहता है। जैसे मैंने बोला ना, भाव बदलता है क्या, अरे भाव बदलता है क्या, नहीं, लेकिन ज़्यादा मटेरियल लोगे तो ज़्यादा पैसा लगेगा, कम मटेरियल लोगे तो कम पैसा लगेगा, लेकिन भाव उतना ही रहेगा। मास का फॉर्मूला क्या हो जाएगा फिर बोलो तो, मास क्या हो जाएगा आपका, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। ये शेप कौन सा है, स्फेरिकल, तो स्फीयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला है 4 डिवाइडेड बाई 3 पाई आर क्यूब इंटू डेंसिटी। चलेगा बच्चों। मास के बजाय तुमने मास की वैल्यू डाल दी, यहाँ पे आर क्यूब आर स्क्वायर में से आर कैंसिल हो गया, एक आर बचा, तो फॉर्मूला बन गया तुम्हारा जी का 4 डिवाइडेड बाई 3 पाई आर रो जी। ठीक है, और ये फार्मूला मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूँ, एक्सप्लेन कर चुका हूँ, खाली इस चीज़ को रिवाइज करवा रहा हूँ मैं। अब जब तुम अर्थ के अंदर जाओगे तो आर के बदले क्या हो जाएगा बच्चों, आर माइनस डी होगा, एवरीथिंग एल्स विल बी सेम। ऊपर जो कैलकुलेशन तुमने अभी अभी किए हैं, ये जो कैलकुलेशन किए तुमने ऊपर के, ये जी का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी निकालने के लिए किए। तुमने यहाँ पे तुम्हारा जी था इन टर्म्स ऑफ मास, यहाँ पे तुम्हारा जी हो गया इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी। सो यू जस्ट कन्वर्ट द फार्मूला ऑफ जी फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। सेम चीज आप थोड़ा नीचे जाओगे अर्थ के सरफेस में और उसके लिए करोगे। सो कंसिडर बॉडी एट अ पॉइंट पी एट अ डेप्थ डी बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ एज शोन इन द फिगर। फिगर में जैसे शो किया है, मान लो कोई बॉडी है, डी इतना डेप्थ नीचे आ चुकी है, यानी कि अर्थ के सेंटर से कितने दूरी पे आ चुकी है, आर माइनस डी इतने दूरी पे। Here the force on the body P is due to the material outside the inner shell shown by the shaded region can be Here the force on the body P due to the material outside the inner shell shown by the shaded region can be shown to cancel out due to symmetry। जो बाकी का मटेरियल है उसका जो फोर्स है, अब देखो किधर गया वो डायग्राम, तुम्हारा डायग्राम, हाँ ये देखो, तुम मान लो यहाँ पे हो, तो जो बाहर के शेल्स है उसका मास जो है, उससे तुम्हारे ऊपर जो ग्रेविटी लगने वाली है वो कैंसिल हो जाएगी, ये हम प्रूव कर सकते हैं। जैसे हमने ऑलरेडी स्पेरिकल शेल के बारे में ये पढ़ा है कि कोई भी स्पेरिकल शेल के अंदर के पॉइंट में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू, या उसके जो ऊपर जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है एक्चुअली उसका जो वैल्यू है, ग्रेविटेशनल फोर्स का वैल्यू 0 होता है। हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इसको कल। अरे किसी भी स्पेरिकल शेल के अंदर जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसका वैल्यू कितना होता है, 0। तो ये ऊपर वाला शेल पकड़ा तुमने, अंदर का अर्थ छोड़ दो, ऊपर वाला शेल पकड़ा, तो उसके लिए ये एक इनसाइड पॉइंट हो जाएगा, बराबर है कि नहीं, और इसलिए उसकी वजह से जो भी कुछ ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट होगा वो 0 रहेगा। तो हम बोलेंगे कि उसकी वजह से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी क्या है, 0 है, एज द फोर्स इज 0। ठीक है, आगे पढ़ो क्या लिखा है उन्होंने। द नेट फोर्स P इज ओनली ड्यू टू द मटेरियल इनसाइड द इनर स्पीयर ऑफ रेडियस OP विच इज R माइनस डी। तो तुम्हारे ऊपर जो फोर्स लगेगा वो सिर्फ जो तुम्हारे नीचे जितना अर्थ बचा है उसी का फोर्स लगेगा, अकॉर्डिंग टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बिकॉज ऑफ दिस स्पीयर इज इक्वल टू। ओके, देखो तुम इतने इधर अंदर आ चुके हो, तो अब तुम जो जहां पे हो वहां से नीचे जो अर्थ है बस वही तुम्हारे ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगाने वाली है। उसके मास को क्या मान लिया अपन ने, बोलो m डैश, और उसकी रेडियस क्या है तुम्हारी, r माइनस डी है। g का फॉर्मूला लिखा, m की जगह पे m डैश लिखा, r की जगह पे r माइनस डी का स्क्वायर लिखा, डन। m बोलो फॉर्मूला क्या है मास का, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है बच्चों, 4 डिवाइडेड बाई 3 पाई इंटू रेडियस का क्यूब। इसकी रेडियस कितनी है, r माइनस डी उसका क्यूब। तो डू यू अंडरस्टैंड दिस। इस फॉर्मूले में m डैश की जगह पे उसकी वैल्यू डाली, कैलकुलेशन क्या है, यू गेट द सेम फॉर्मूला। ये नई चीज नहीं है, समझने की कोशिश करो। जो फॉर्मूला तुमने जी के लिए बनाया एग्जैक्टली सेम फॉर्मूला जीडी के लिए बनाया। जी का फॉर्मूला तुम लोगों के पास किसके फॉर्म में था, मास के फॉर्म में, तुमने किसके फॉर्म में कन्वर्ट किया, डेंसिटी के फॉर्म में। अब जी डैश का फॉर्मूला किसके फॉर्म में था, मास के फॉर्म में, तुमने कन्वर्ट किया डेंसिटी के फॉर्म में। ऐसा क्यों किया, क्योंकि अर्थ की साइज कम ज्यादा होगी, मतलब अर्थ का तुम जो शेल अंदर जाओगे, जो रिमेनिंग शेल रहेगा अंदर वाला, उसकी साइज छोटी तो मास कम, साइज बड़ी तो मास बढ़ेगा।
लेकिन डेंसिटी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। जैसे मैंने बोला ना, डेंसिटी और मास क्या अंतर है, एक भाव है तो दूसरा टोटल कितना पैसा हुआ, पर नहीं, भाव नहीं बदलता, टोटल पैसा कम ज़्यादा होता है, तो इसलिए डेंसिटी के फॉर्म में लिखना ज़्यादा कन्वीनियंट है। इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड किया, कैलकुलेशन किया, एंड वी गेट दिस फॉर्मूला which we already derived. This equation gives the acceleration due to gravity at the depth below to the earth surface. तो मेरे ख्याल से इसमें तुम्हें कोई समझा के हो चुका है, चलेगा बच्चों? यस, चलो इस टॉपिक को कंप्लीट करते हैं और फिर हम अगला डेरिवेशन देखेंगे जो कि सबसे लॉजिकल और खतरनाक डेरिवेशन है, और कैलकुलेशन वाइज 3-4 स्टेप है। ओके, चलो। इट शोज दैट द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीजेस विथ डेप्थ। डेप्थ के साथ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है, डिक्रीज होता है, ठीक है। स्पेशल केस, एट द सेंटर ऑफ द अर्थ वेयर डी इज इक्वल टू आर गिवन जी डी विल बी इक्वल टू 0, ये भी बता के हो गया। Hence, the body of mass m is taken to the center of earth will not experience the force of gravity due to earth. This can also be understood to be due to the symmetry of the case is similar to the force of gravity on the object placed at the center of spherical shell seen in figure 5.6. एक spherical shell का जो experiment हमने पढ़ा था उसमें भी हमने देखा था कि जो center है उसमें क्या होता है कि सारे ग्रेविटेशनल फोर्स एक दूसरे की वैल्यू कैंसिल करते हैं और इसके ऊपर कोई ग्रेविटी एक्ट नहीं होती। इट इज समवॉट लाइक दैट, उसी की तरह ये तुम समझ सकते हो, ठीक है। दस द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज मैक्सिमम ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। सबसे ज़्यादा किधर है बच्चों वैल्यू इसकी, बोलो? सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, सेंटर पे है, सॉरी सबसे ज़्यादा किधर है, सरफेस के ऊपर है। सरफेस से तुम अंदर जाते हो तो जी की वैल्यू घटती है, सरफेस से ऊपर जाते हो तो फिर भी घटती है। सरफेस पे क्या होती है तुम्हारी, मैक्सिमम होती है। समझ में आ रहा है? सरफेस से जितना नीचे जाओगे उतना वैल्यू कम 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 का होता है, सेंटर में डायरेक्ट 0 हो जाता है। सरफेस से जितना ऊपर जाते हो उतना वैल्यू क्या होता है, कम 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 का होता है। इनफाइनाइट डिस्टेंस पे जाओगे तो लगभग 0 हो जाएगा। तो ऊपर से ऊपर जाने के बाद भी घटती है वैल्यू, नीचे जाने के बाद भी घटती है। सबसे ज्यादा वैल्यू किधर है, सिर्फ सरफेस के ऊपर। Thus, the value of acceleration due to gravity is maximum at the surface of the earth. The value goes on decreasing with increase in the depth below the earth's surface, varies inversely with r minus 1, that is d. Inversely तो उन्होंने जो लिखा है वो ऊपर से बोला है, लेकिन अगर मैं ये कहूँगा यही चीज़, देखो ऊपर से नीचे जाते हो तो वैल्यू क्या हो रही है, घट रही है, लेकिन नीचे से ऊपर आ रहा हो तो मैं क्या बोल सकता हूँ, बढ़ रही है। यानी कि सेंटर ऊपर से सरफेस से नीचे जाते हो तुम लोग तो वैल्यू घट रही है ना, वही मैं उल्टा बोलूँ, नीचे से ऊपर आ रहा हो तो वैल्यू बढ़ रही है। तो जैसे जैसे सेंटर से डिस्टेंस बढ़ेगा यानी कि r माइनस डी ये वैल्यू बढ़ेगी, वैसे वैसे जी डी भी बढ़ेगा। तो इन दोनों में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। ओके, ये समझा आपको? इंक्रीज इन हाइट अबव द अर्थ सरफेस वेरीज इनवर्सली r प्लस एच का स्क्वायर या r स्क्वायर। ओके, ये भी हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ के रखा है, याद है आपको? जी एच का फॉर्मूला क्या था रे, r डिवाइडेड बाय r प्लस एच, ऊपर भी स्क्वायर इंटू भी स्क्वायर। मैंने बोला कि ये जो नंबर है ये कांस्टेंट है, तो इनके बीच में कौन सा रिलेशन है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जैसे डिनोमिनेटर बढ़ेगा ये घटेगा, तो वेरीज इनवर्सली विथ r प्लस एच ब्रैकेट स्क्वायर r स्क्वायर। ग्राफिकली द वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अकॉर्डिंग टू द डेप्थ एंड हाइट कैन बी एक्सप्रेस एज बिलो। ये ग्राफ काम का है, एग्जाम में कई बार पूछा है। इनफैक्ट इसके ऊपर ऑब्जेक्टिव पूछे है, सीटी वालों नीट वालों ने तो एक बार ये ग्राफ ड्रॉ करके पूछा था, मतलब ऊपर टाइटल दिया था विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ करेक्टली रिप्रेजेंट द वेरिएशन ऑफ जी विथ डेप्थ एंड विथ हाइट। और 4 ग्राफ दिए थे, करेक्ट ग्राफ तुम्हारे सामने है जो मैं थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन कर चुका हूं, ठीक है। वी हैव प्लॉटेड द वैल्यू ऑफ जी एज अ फंक्शन ऑफ आर, द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ इन फिगर 5.8 फॉर आर इज लेस देन आर। जब आर से छोटा है यानी कि तुम सेंटर से जो तुम्हारा डिस्टेंस है स्मॉल आर वो अर्थ के रेडियस से कम है, यानी कि तुम अर्थ के अंदर हो, सरफेस के अंदर हो, चल रहे हो, सेंटर से निकले तुम, धीरे 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 सरफेस की ओर आ रहे हो। किधर से किधर आ रहे हो बताओ जल्दी से? सेंटर से निकले तुम और किधर आ रहे हो, टुवर्ड्स द सरफेस आ रहे हो। तो ये जो स्मॉल आर है उसकी वैल्यू जब तक आर से छोटी है, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस रीजन, तब तक रिलेशन कैसा है, डायरेक्टली बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ। किधर गया भाई? आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ, ठीक है।
व्हेन फॉर आर लेस देन आर द बिलो सरफेस ऑफ द अर्थ वी यूज दिस इक्वेशन, ये वाला इक्वेशन यूज करते हैं, ये फॉर्मूला यूज करते हैं ना डेप्थ वाला, डेप्थ के लिए ये इक्वेशन यूज होगा। राइटिंग r माइनस डी इक्वल्स टू आर द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ वी गेट द वैल्यू ऑफ g एज द फंक्शन। और कैसा मिलेगा फंक्शन आपको, जी आर, वैल्यू ऑफ g विथ रिस्पेक्ट टू r इज इक्वल टू g इंटू आर डिवाइडेड बाई r। ठीक है, चलो थोड़ा कैलकुलेशन समझाता हूँ मैं। कौन मुझे बताएगा जी का फॉर्मूला क्या है, 1 माइनस डी डिवाइडेड बाई आर इंटू जी। जी डी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, आर माइनस डी डिवाइडेड बाई आर इंटू बोलो जी। लेकिन जी डी कौन है तुम्हारा, जी माइनस सॉरी ये क्या है, न्यूमरेटर क्या है तुम्हारा, डिस्टेंस है सेंटर से, क्या लिखता हूँ मैं इसको, स्मॉल आर डिवाइडेड बाय आर इंटू जी। तो मैं इस जी डी को थोड़ी देर के लिए जी लिखता हूँ, ब्रैकेट का आर बताता है कि जी इज अ फंक्शन ऑफ आर, यानी कि जी आर के ऊपर डिपेंड है, वो कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं है। जी और जी आर में अंतर सिर्फ इतना है कि यहाँ पे मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जी आर के ऊपर डिपेंड है। और देखो कौन सा रिलेशन है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बिकॉज दिस टू आर कॉन्स्टेंट। विच इज द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन जानते हो कैसे होते हैं, कैसे होते हैं स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन, इन जनरल इक्वेशन कैसा होता है, एक्स और वाई दो कोऑर्डिनेट होते हैं, एक्स और वाई दो कोऑर्डिनेट होते हैं करेक्ट, उनके साथ कुछ तो नंबर होता है और ये कुछ कांस्टेंट आ सकता है। दिस इज अ स्ट्रेट इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। फॉर एग्जांपल ट्वाइस एक्स प्लस थ्राइस वाई इक्वल्स टू 9। अगर ये लाइन ओरिजिन से जाने वाली है तो कांस्टेंट की वैल्यू 0 रहती है। जैसे फॉर इन जनरल ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल्स टू 0, यू में से बी वाई इज इक्वल्स टू माइनस ए एक्स, y is equals to minus a divided by b into x, यानी कि एक कांस्टेंट नंबर, सो y is equals to कांस्टेंट नंबर into x। दिस इज ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू दी ओरिजिन। तो यहाँ पे भी देखो ना, एक क्वांटिटी है, दूसरी क्वांटिटी है और बाकी कांस्टेंट है। दिस इज समथिंग लाइक y, दिस इज समथिंग लाइक x एंड द रिमेनिंग पार्ट इज कांस्टेंट। तो ये जो है तुम्हारा y, दिस इज लाइक वैल्यू ऑफ g, ये जो x है दैट इज r डिस्टेंस फ्रॉम दी सेंटर ऑफ एक्सिस। समझा, तो ग्राफ कैसे रहेगा तुम्हारा, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू दी ओरिजिन, पासिंग थ्रू दी ओरिजिन चलेगा बच्चों। देखो विच इज इक्वेशन ऑफ अ लाइन, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू दी ओरिजिन। स्लोप क्या है इसका, जी अपॉन आर। कैसे निकालते हो स्लोप, अभी जो इक्वेशन बताया ना मैंने, y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट इंटू एक्स, इसमें एक कॉन्स्टेंट ही स्लोप होता है। ओके क्या बोला मैंने, y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट इंटू एक्स में ये कॉन्स्टेंट ही तुम्हारा स्लोप होता है। कौन बताएगा मुझे, कैसे बता सकते हैं क्या? मैंने बोला कि y इक्वल टू कॉन्स्टेंट इंटू एक्स। या तुम ऐसा लाइन का इक्वेशन निकालते हो या इवन तुमने कोई नंबर भी ले लिया सपोज भी यहाँ पे, जैसे मैंने y लाइन का इक्वेशन निकाला है, y इज इक्वल टू थ्राइस एक्स प्लस 2 अपने इस केस में इस लाइन का स्लोप ये नंबर है 3। आप बोलेंगे सर कैसे, लाइन का स्लोप निकालने का फॉर्मूला याद करो। कैसे याद करते थे तुम, क्या करते थे, 2 पॉइंट लेते थे, बचपन वाला फॉर्मूला तो याद होगा, x1 y1 बरोबर, दूसरा पॉइंट था x2 y2। बताओ तो स्लोप का फॉर्मूला क्या है, वेरी गुड, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। इस लाइन के ऊपर के कोई भी 2 पॉइंट बताओ। जनरल सबसे बेस्ट वो होते हैं जो x और y कोऑर्डिनेट को मिला के आते हैं। ये जो लाइन है मैंने ड्रॉ किया, कहीं पे ना कहीं पे हो सकता है एक्स एक्सिस को भी इंटरसेक्ट करेगी, y को भी इंटरसेक्ट करेगी। जहाँ पे x को इंटरसेक्ट करेगी वहाँ पे y की वैल्यू 0 होगी, जहाँ पे y को इंटरसेक्ट करेगी वहाँ पे x कोऑर्डिनेट 0 होगा। अब यहाँ या ना, तो डालो इसमें x की वैल्यू 0 डालो, y की वैल्यू कितनी आएगी, b इन जनरल बता रहा हूँ मैं, या इसी में निकालो, चलो कितना आएगा 2। इसमें एक काम करो, y की वैल्यू 0 डालो, x का वैल्यू बताओ कितना आता है, -3 डिवाइडेड बाई 2, करेक्ट बराबर ना। इसके 2 पॉइंट फाइंड किए मैंने, एक बार x 0 डाला, एक बार y 0 डाला। बताओ इस लाइन का स्लोप क्या आएगा फिर, y इज इक्वल टू क्या आएगा, ओके -2 डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, बताओ लाइन का स्लोप क्या है, लाइन का स्लोप क्या है, y2 माइनस y1, व्हाट इज दैट, 2 माइनस 0 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, 0 माइनस ऑफ -2/3 चलेगा। बोलो y इज इक्वल टू 2 माइनस 0 माइनस माइनस प्लस 2 डिवाइडेड बाई 3, डिवाइड बाई 2/3 मल्टीप्लाई बाई 3/2, 2 कैंसिल, दैट इज इक्वल टू 3 दिस नंबर। ओके याद रखोगे। इन जनरल जब भी तुम लाइन का इक्वेशन लिखते हो कुछ इस तरह से, y इज इक्वल टू cx प्लस बी, ये तुम्हारे लाइन का स्लोप होता है। अभी तुमने इक्वेशन लिखा है g इज इक्वल टू, बोलो क्या लिखा है, r इंटू कैपिटल G डिवाइडेड बाय r, यही लिखा है, ये कांस्टेंट है।
यानी कि इस इक्वेशन में c की तरह, और ये तुम्हारा वेरिएबल है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फ्रॉम द डेप्थ एंड r डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। तो ये क्या हो गया तुम्हारा स्लोप हो गया। ओके सुन रहे हो? फॉर r इज ग्रेटर देन r। अब तुम अर्थ सरफेस से ऊपर जाओगे, अर्थ के ऊपर जाओगे तो फॉर्मूला क्या है तुम्हारा, जी एच इज इक्वल टू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर प्लस एच का स्क्वायर इंटू जी। इंस्टेड ऑफ आर प्लस एच में स्मॉल आर लिख लूँ। व्हाट इज आर प्लस एच डिस्टेंस ऑफ यू फ्रॉम दी सेंटर। तो फॉर्मूला कैन बी रिटन आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर इंटू जी। बराबर है क्या? चेक करो तो यही लिखा है कि यहाँ पे क्या ये जी आर का फंक्शन है, तो जी के बजाय जी आर लिखा है। डोंट गेट कंफ्यूज विद दैट। ये तो कांस्टेंट है, तो जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर विच इज प्लॉटेड इन इक्वेशन 5.8। ये दिख रहा है तुमको ये वाला ग्राफ, ये बचा हुआ पार्ट का ग्राफ है। समझा सबको? तो ये ग्राफ अच्छा है, काम का है, इजी भी है, अच्छा खासा एक्सप्लेनेशन भी देके रखा था। होप तुमको पढ़ा है, समझा है। चलेगा? अबे चलेगा कि नहीं चलेगा? डन। अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है सबसे लॉजिकल और भारी डेरिवेशन। लंबा चौड़ा दिखने में लग रहा है, लेकिन यकीन मानो है बहुत सिंपल। ठीक है, तो पहले तो मैं आपको ये डेरिवेशन समझा देता हूं एकदम अच्छे से। समझने के बाद हम उसको डिटेल में पढ़ेंगे। चलेगा? तुम में से जो भी बच्चा अब बीच में ही उसका डाइवर्जन हो जाएगा, उसको ये समझेगा ही नहीं, किलोमीटर तक समझेगा नहीं। कैलकुलेशन के वाइज ये इतना डिफिकल्ट नहीं है, पर लॉजिकली अच्छा है। ठीक है, कुछ बेसिक सवाल। कंपोनेंट का मतलब समझता है क्या, और कंपोनेंट कब यूज करते हैं? सपोज मैंने आपको बोला कि एक फोर्स है, इस डायरेक्शन में लग रहा है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंपोनेंट ऑफ फोर्स? क्या ये पॉसिबल है? यस, उसके पार्ट्स। अगर मैं किसी बॉडी के ऊपर ऐसा फोर्स लगाऊं तो क्या ये पॉसिबल है मैंने फोर्स इधर लगाया लेकिन बॉडी इधर गई? पॉसिबल है। तुमने फोर्स इधर लगाया, लेकिन तुम्हारी फोर्स की वजह से तुमने जिस बॉडी के ऊपर फोर्स लगाया वो सपोज इधर गई। कितने एंगल में बच्चों? थीटा। तो क्या इस केस में तुम्हारा पूरा फोर्स एक्ट हुआ है? नहीं, फोर्स का कुछ हिस्सा एक्ट हुआ है खाली। जो हिस्सा, जो पार्ट एक्ट हुआ उसका नाम क्या होता है? कंपोनेंट। कंपोनेंट हमेशा कितने बनते हैं बच्चों? दो। नाम बता सकता है कोई बंदा मुझे इस केस में? एफ कॉस थीटा, एफ के कंपोनेंट बना रहे हो ना, एफ इंटू साइन ऑफ थीटा, यही है। क्या इसमें तुम्हें कोई शक है? पक्का? तो तुम किसी भी क्वांटिटी के कंपोनेंट बना सकते हो। कब बनाते हैं कंपोनेंट? स्पेसिफिकली तब जब जिस भी क्वांटिटी की तुम बात कर रहे हो उसका डायरेक्शन कुछ और है, लेकिन उसका इफेक्ट किसी और डायरेक्शन में मिल रहा है। उसका डायरेक्शन कोई और है, लेकिन इफेक्ट आपको किसी और डायरेक्शन में मिल रहा है। कंपोनेंट क्लियर है? दूसरा पार्ट, सर्कुलर मोशन, और टू बी स्पेसिफिक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में अगर कोई बॉडी रिवॉल्व हो रही है तो एक ऐसा एक्सेलरेशन जो एक्ट करता है अलोंग द रेडियस एंड टुवर्ड्स द सेंटर, जिसकी वजह से सेंट्रीपिटल फोर्स जनरेट होता है, और उसी सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से सर्कुलर मोशन होती है। इस एक्सेलरेशन का नाम क्या और उसकी वैल्यू क्या? इसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। इसके हम लोगों ने 3 फॉर्मूले ऑलरेडी प्रूव करके रखे हैं। चैप्टर का नाम है मोशन इन अ प्लेन, स्पेसिफिकली उसका सर्कुलर मोशन वाला पार्ट। ठीक है बच्चों, क्या है वो फॉर्मूला? एक होता है बॉडी चल रही है तो उसकी जो लीनियर वेलोसिटी होगी वो इनटू उसकी एंगुलर वेलोसिटी। लीनियर वेलोसिटी बड़ा सिंपल, अगर कांस्टेंट है
तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम और एंगुलर वेलोसिटी क्या है, एंगल अपॉन टाइम, बराबर है ना। सॉरी, हाँ ठीक है, यही है। दूसरा फॉर्मूला क्या है, v स्क्वायर डिवाइडेड बाय r, और तीसरा क्या है r इंटू ओमेगा स्क्वायर। ये बाकी के तीन फॉर्मूले जो हैं वो v और ओमेगा का एक रिलेशन है, v इज इक्वल टू r इंटू ओमेगा, जानते हो, इस फॉर्मूले से आता है। तो ये बेस है, ये जिस बच्चे को पता है वो इस डेरिवेशन को कुछ तो समझेगा, अदरवाइज कुछ भी नहीं समझेगा। तो एक बार वापस, कंपोनेंट कैसे बनाते हैं समझा, किसी भी क्वांटिटी के कंपोनेंट क्या होता है, एक इंटू कॉस होता है, एक इंटू साइन होता है। अगर एंगल थीटा है तो इंटू कॉस थीटा एंड इंटू साइन थीटा। जो एडजेसेंट वाला है वो इंटू कॉस थीटा होता है, जो दूसरा वाला होता है वो इंटू साइन होता है। बरोबर बच्चों, अरे बरोबर कि नहीं, श्योर, पक्का। दूसरा, कोई बॉडी अगर रोटेशनल मोशन में है या फिर सर्कुलर मोशन में है, तो जिस सर्कल में वो घूम रहा है वहां पे उसको सर्कुलर मोशन की वजह से भी एक एक्सेलरेशन मिलता है, जिसको कौन सा एक्सेलरेशन बोलते हैं अपन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन हमेशा एक ही होता है, कौन सा, अलोंग द रेडियस एंड टुवर्ड्स दी सेंटर, अलोंग द रेडियस एंड टुवर्ड्स दी सेंटर। उसकी वैल्यू क्या है, लीनियर स्पीड इनटू एंगुलर स्पीड v ओमेगा। और तुमने अगर ये फॉर्मूला यूज करके v की वैल्यू इसमें डाल दी तो r ओमेगा इंटू ओमेगा यानी कि r ओमेगा स्क्वायर, या यही रिलेशन यूज करके तुमने ओमेगा की वैल्यू डाल दी v अपॉन r, तो v स्क्वायर अपॉन r, डन। अब ये तुम्हें आता है ऐसा मैं मानता हूं, और अपन डेरिवेशन को शुरुआत करते हैं। देखो बच्चों, अभी तुमने जी का जो फॉर्मूला बताया या जी के जो तुमने वैल्यू निकाली अब तक, क्या बताया तुमने जी का वैल्यू ऑन द सरफेस, जी कैपिटल M डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। इस फॉर्मूले में कभी भी कहीं पे भी एक टर्म नजर नहीं आ रही है, और टर्म है अर्थ की गोल 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 घूमने की वजह से होने वाला इम्पैक्ट। आप में से किसी को लगेगा सर उसका क्या इम्पैक्ट है, उसका इम्पैक्ट है। मैं तुमको एक क्वेश्चन पूछता हूँ, सपोज मैंने तुमको एक मेटल का फुटबॉल दे दिया या एक रबर का फुटबॉल दे दिया, और उस फुटबॉल के ऊपर ना कोई तो चीज़ रखी हुई है, नॉर्मल कोई चीज़, चलो चिपका के रखी थोड़ी देर के लिए एकदम लाइटली, उसके ऊपर टिकी रहेगी एज लॉन्ग एज वो रेस्ट है। लेकिन कोई अगर बंदा उसको बहुत हाई स्पीड से गोल घुमाएगा तो क्या वो वहीं पे रहेगा, एक सर्टन स्पीड के लिए इट मे बी थ्रोन अवे, है या ना, पॉसिबल है, इज इट पॉसिबल, यस और नो। तो इसका मतलब क्या कि जो उसको पकड़ के रखा हुआ एक्सेलरेशन था वो एक सर्टन टाइम के बाद खत्म हो गया और बाहर फेंक दिया। इसका मतलब अर्थ की रोटेशन से भी कुछ ना कुछ इम्पैक्ट होता है। नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड दैट कि अर्थ की रोटेशन क्या इम्पैक्ट करती है। चलेगा बच्चों, सो जस्ट इमेजिन दिस इज योर अर्थ। नाउ अर्थ इज अ सॉलिड स्फीयर, सो मैं ऐसा डायग्राम बनाता हूँ। राइट नाउ तुम अर्थ के ऊपर कहीं पे, तो सपोज तुम यहाँ पे हो, तुम जहाँ पे हो वहाँ की तुम्हारी लोकेशन को बताना पॉसिबल है। तुम गूगल करते हो, किसी को लोकेशन भेजते हो, तो एंगल के टर्म में तुमको नंबर्स बताते हैं, दो दोनों एंगल आते हैं वैसे, लेकिन उसमें से एक भी लिखो, तुमने लोकेशन डाला तो तुमको बताते हैं गूगल लोकेशन तुम्हारा कि तुम जहाँ पे हो वो 33 डिग्री 29 मिनट 17 18 सेकेंड, ऐसा कुछ तो नंबर में दिखता है। ये क्या है तुम्हारा, बेसिकली ये तुम्हारा ये जो इक्वेटोरियल प्लेन है, नीचे का प्लेन लिया मैंने पूरा इक्वेटोरियल प्लेन, फ्लैट सरफेस, और जहां पे तुम हो इन दोनों के बीच का ये एंगल है। लेट मी कंसिडर दिस एंगल एज अ थीटा। अपने बुक में ये एंगल क्या लिया है इन्होंने, चेक करो तो जरा, थीटा ही लिया है। ओके, क्या कंसिडर किया बच्चों मैंने, इस एंगल को थीटा मान लिया, चलेगा। और फिलहाल तुम यहाँ पे हो, जस्ट कन्वीनियंसी के लिए मान लो ये अपनी अर्थ है, मैं एक्सेस एकदम सीधा निकाल रहा हूँ समझने के लिए, और इस एक्सेस के बाजू में अपनी अर्थ रोटेट हो रही है। मेरा सवाल आप लोगों से, सोच के जवाब देना, अर्थ कौन सी मोशन में है, अर्थ रोटेट हो रही है उस एक्सेस के बाजू में गोल 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 गोल, कौन सी मोशन है ये, रोटेशनल मोशन। कौन सी मोशन है, रोटेशनल मोशन। मेरा दूसरा सवाल, अर्थ के ऊपर रखा हुआ ये जो पार्टिकल है या जो भी बॉडी है ये कौन सी मोशन में है, सोचो। अर्थ रोटेशनल मोशन है, अर्थ रोटेशनल मोशन में, पर तुम खुद कौन सी मोशन में हो, फिलहाल इस वक्त हो तुम मोशन में हो,
फील नहीं कर पा रहे हो बात अलग है। जब अर्थ गोल गोल घूमेगी, क्या तुम वही की जगह पे बैठे रहोगे? तुम भी अर्थ के साथ घूमोगे लाइक दिस, बरोबर क्या? तुम इस जगह पे गोल गोल घूमोगे कि नहीं? ऐसा तुमने एक फुटबॉल लिया, उस फुटबॉल के ऊपर एक काम करो, एक एक्सेस पास करो, वो जो अर्थ मिलता है ना दुकान में छोटे साइज का, उसके ऊपर एक बिंदिया चिपका दो थोड़ी देर के लिए। मानो बिंदिया कोई लोकेशन है या तुम खुद हो, इतने बड़े तो नहीं होंगे फिर भी, और घुमाओ और उस बिंदिया को ऑब्जर्व करो, इट इज कवरिंग अ सर्कल। कौन से मोशन में है? तो जिस बॉडी की हम लोग बात कर रहे हैं दैट इज इन सर्कुलर मोशन। कौन से मोशन में बच्चों? नाउ इफ इट इज इन सर्कुलर मोशन तो उसके ऊपर एक्ट होगा सेंट्रीपिटल एक्सलरेशन एंड सेंट्रीपिटल फोर्स। जो सेंट्रीपिटल फोर्स उसके ऊपर एक्ट होगा, ये ऊपर से मैंने उसी सर्कल को ड्रॉ किया, चाहे तो मैं कलर भी सेम ही यूज करता हूं। इस सर्कल को मैं ऊपर से देख रहा हूं, अगर मैं यहां से देखूंगा ना ऊपर से एक्सेस के अराउंड, तो मुझे ऐसा सर्कल दिखेगा। फिलहाल तुम यहाँ पे हो और जैसा अर्थ रोटेट हो रही है तुम सर्कल में जा रहे हो, ये तुम्हारा एक्सलरेशन ड्यू टू सेंट्रीपिटल एक्सलरेशन। क्या ये तुम्हारा सेंट्रीपिटल एक्सलरेशन? जिस सर्कल में तुम घूम रहे हो उस सर्कल की कुछ तो रेडियस होगी। जिस सर्कल में तुम घूम रहे हो उस सर्कल की कुछ तो रेडियस होगी। क्या ये रेडियस अर्थ की रेडियस है? चेक करो तो। तुम जिस सर्कल में घूम रहे हो, तुम सर्कुलर, ये समझा कि यहां तक अर्थ कौन से मोशन में है? रोटेशनल मोशन। वो बॉडी जो है अर्थ के ऊपर वो कौन से मोशन में है? सर्कुलर मोशन, बरोबर ना? सर्कुलर मोशन में तो सर्कल को रेडियस होगी कि नहीं? क्या उस सर्कल की रेडियस और अर्थ की रेडियस सेम है? चेक करो ना, सोचो, जवाब दो मुझे। अर्थ की रेडियस किधर है? कैन यू सी दिस? दिस इज रेडियस ऑफ अर्थ, अबे हाँ या ना? एंड दिस इज रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ। दोनों सेम है? सेम है क्या? ढक्कन लोगो, अगर कोई बंदा एक ही एकदम पोल पे ही जाके बैठ गया, डायरेक्ट पोल पे जाके बैठ गया अर्थ, वो तो इतने इतने सर्कल में घूमेगा, गुड डुक 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 डुक, उसका रेडियस तो बहुत कम होगा। कोई इक्वेटर पे जाके बैठेगा तो उस केस में उसकी रेडियस एग्जैक्टली अर्थ की रेडियस इतनी आएगी। अबे हाँ या ना? समझ में आ रहा है? तो उसका रेडियस जो है उसको मैं स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करता हूं। इसकी वैल्यू एज लो एज 0 होगी तो मैं एग्जैक्टली पोल पे जाके बैठेंगे तो, और एज आई हैज कैपिटल आर होगा। ये समझा है? कैपिटल आर क्या है? रेडियस ऑफ अर्थ। एग्री? सो इट इज इन सर्कुलर मोशन हुज रेडियस कैन बी दिस। उस सर्कुलर मोशन की ये रेडियस है। एक एक चीज समझो, इट्स वेरी सिंपल। धीरे धीरे कोशिश करोगे तुमको चीजें समझेगी। ओके और इसलिए हम लोग टाइम ले रहे हैं ताकि हम कैलकुलेशन को लॉजिकली समझे। यहाँ तक ठीक है? सर्कुलर मोशन में हो। अब जिस सर्कल की बात करें उसकी रेडियस को मैंने स्मॉल आर लिखा एंड वी जस्ट ऑब्जर्व इट इज डिफरेंट देन कैपिटल आर, इट इज डिफरेंट देन रेडियस ऑफ अर्थ। इट्स वैल्यू कैन वेरी फ्रॉम 0 to r। तुम पोल पे जाके बैठोगे तो तुम जिस सर्कल में घूमोगे उसकी कोई रेडियस ही नहीं होगी, और तुम इक्वेटर पे बैठोगे तो एग्जैक्टली सर्कल के रेडियस इतने बड़े सर्कल में तुम घूमोगे। डन? हाँ या ना? नेक्स्ट सवाल, सेंट्रीपिटल एक्सलरेशन इस जगह पे जो भी है उसका फॉर्मूला बताओ। इन टर्म्स ऑफ ओमेगा बताना, क्योंकि हम लोग अर्थ की एंगुलर वेलोसिटी निकालेंगे। सेंट्रीपिटल एक्सलरेशन के कितने फॉर्मूले बताए मैंने? 3। कौन कौन से? वी ओमेगा, वी स्क्वायर अपॉन आर, आर ओमेगा स्क्वायर। तीनों में से कौन सा फॉर्मूला हमारे लिए आइडियल है? हमको एंगुलर वेलोसिटी पता होती है जनरली अर्थ की, वो 2 मिनट में बैठे बैठे अपन अभी निकाल सकते हैं। क्या एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला? एंगल डिवाइडेड बाय टाइम। अर्थ जब एक राउंड मारती है तो एंगल करती है 360 डिग्री का, और उसके लिए टाइम लेती है 24 आवर्स। कैलकुलेशन करो, 2 मिनट में अर्थ का एंगुलर वेलोसिटी पता चल जाएगा। लीनियर वेलोसिटी समझेगा ही नहीं, इट विल टेक टाइम। कैलकुलेशन करोगे तो आएगा ऑफ कोर्स। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? आर ओमेगा स्क्वायर, ये फॉर्मूला यूज करूँ? आर कैपिटल लू कि स्मॉल लू? किसके सेंट्रीपिटल एक्सलरेशन की बात कर रहे हैं हम लोग? जो पार्टिकल सर्कुलर मोशन में घूम रहा है ना, उसके सेंट्रीपिटल एक्सलरेशन की, बरोबर? तो जिस सर्कल में घूमेगा उसकी रेडियस लेंगे ना, तो सेंट्रीपिटल एक्सलरेशन क्या है? आर इंटू ओमेगा स्क्वायर। यहां तक क्लियर है? हाँ या ना? दूसरा सवाल, उसका डायरेक्शन बताओ।
along the radius and towards the, तो क्या मैं बोल सकता हूँ इस डायग्राम में ये है तुम्हारे AC का डायरेक्शन, चलेगा? अब तुम मुझे बताओ, तुम जहाँ पे बैठे हो ये तुम हो और ये है तुम्हारी परछाई, ये हो तुम, बॉडी, ठीक है बच्चों? इस बॉडी के ऊपर लेकिन जो एक्सलरेशन एक्ट करेगा, अभी तुम खड़े हो यहाँ पे, ए झोपड़े ये तो कैसा लगे, तो जा तोड़ धोने। हाँ बताओ मुझे, ये जो बॉडी है, ये जो बॉडी है, इसके ऊपर जो एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है उसका डायरेक्शन क्या होगा? उसके ऊपर, तुम्हारे ऊपर एक्सलरेशन है क्या? ऐसे तुमको मैंने पकड़ा छोड़ दिया तो तुम्हारे ऊपर एक्सलरेशन किधर लगता है? डायरेक्शन क्या है उसका? नीचे बदर किधर? नीचे कौन है? टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। तो जो एक्सलरेशन तुम्हारे ऊपर एक्ट हो रहा है उसका डायरेक्शन ये है जी का, और यहां पे जो एक्सलरेशन नजर आ रहा है वो इधर है अंदर, बराबर है कि नहीं? अबे हाँ या ना? इस एक्सलरेशन का इंपैक्ट जानते हो लेकिन कैसा होता है? इस एक्सलरेशन का इंपैक्ट होता है आउटवर्ड, क्योंकि जब तुम चीजों को गोल 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 घुमाते हो, सेंट्रीपिटल फोर्स भले ही इनवर्ड हो लेकिन इफेक्ट आउटवर्ड दिखता है, जिसको अपन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं। तुमने किसी स्टोन को पकड़ा, ऐसा गोल 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 घुमाया तो बाहर की ओर खींचा जाता है, अंदर नहीं। अबे हाँ या ना? तो ये जो एक्सलरेशन है इसका इंपैक्ट जो है वो दिखेगा आपको इस साइड में। लेट मी कॉल दिस इंपैक्ट एज ए। अब तुम देखो, तुम्हारा इफेक्ट नजर आ रहा है इधर लेकिन एक्सलरेशन है इधर। इफेक्ट है जी, ये एक्सलरेशन है ए। ये समझा क्या? ये समझा क्या? पक्का? तुमको इफेक्ट किधर दिखता है? सर हमको तो खाली टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ फील होता है, लेकिन तुम जो गोल घूम रहे हो उसका इफेक्ट कहाँ पे, वो एक्ट कहाँ पे होना चाहिए? इस साइड में। अब मुझे बताओ इसके लिए क्या करोगे, कैसे, क्या क्या दिमाग लगाओगे? इफेक्ट तुम्हारा इधर है, एक्ट ये चीज जो है इधर हो रही है, तो इसके लिए क्या करोगे? बनाओगे उसके कंपोनेंट। अब इसके कंपोनेंट हमेशा कैसे बनते हैं? एक कंपोनेंट होता है इन द डायरेक्शन वेयर यू गेट द इफेक्ट, और उसके अपोजिट। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बोला कि तुम्हारा फोर्स इधर लग रहा है लेकिन इफेक्ट तुमको इधर दिख रहा है। फोर्स लग किधर रहा है? इधर। इफेक्ट किधर दिख रहा है? इधर। एंगल कितना है दोनों के बीच में? थीटा। तो इसके कंपोनेंट बना देते अपन। कितने कंपोनेंट बनाते बच्चों? दो। एक जहां पे इफेक्ट दिख रहा है वहां पे, और दूसरा उसको परपेंडिकुलर। और जिसके कंपोनेंट बनाते हो वो यूजुअली बीच में आना चाहिए। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? पक्का? कोई डाउट है तुम्हें इसमें? श्योर नहीं है? अब यहां पे एक चीज और देखो, कुछ बार कंपोनेंट आपको इफेक्ट के डायरेक्शन में नहीं, उसके अपोजिट लेने होते हैं, क्योंकि इफेक्ट दो तरीके का हो सकता है, ऐड करेगा या कैंसिल करेगा। समझा? तो इस केस में इसका इफेक्ट जो है वो इसके साइड में, इस साइड का कंपोनेंट नहीं बना सकते। इस चीज का ऐसा कंपोनेंट बनेगा, दूसरा इसको परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो जिसके कंपोनेंट बने वो बीच में आएगा ही नहीं। समझ में आ रहा है? तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका कंपोनेंट इसके अपोजिट वाला बनाना पड़ेगा। तो इसका जो जी है उसका अपोजिट कंपोनेंट आएगा यहाँ पे। समझा तुमको ये? इफ दिस एंगल इज थीटा, कैन आई कॉन्फिडेंटली से दिस इज ऑल्सो थीटा, एंड दैट्स व्हाई दिस इज ऑल्सो थीटा। इफ दिस इज ए, दिस इज ए इंटू कॉस ऑफ थीटा। समझ में आ रहा है क्या? यहां तक क्लियर है सबको? पक्का? अब मुझे बताओ, तुमको अर्थ की ओर जो ग्रेविटेशन खींच रहा है सेंटर की ओर, उसका वैल्यू बताओ कितना है? अर्थ की सेंटर की ओर जो खींच रहा है उसका वैल्यू कितना था जी? जो साइड में खींच रहा था वो क्या था बच्चों? ए। उसका मैंने एक कंपोनेंट बना दिया ये वाला, ये एंगल थीटा था, तो ये कंपोनेंट हो गया ए इंटू कॉस ऑफ थीटा। समझ में आ रहा है? पक्का? अब मुझे बताओ, अंदर खींचने वाला ग्रेविटेशन कितना जी? सॉरी, अंदर खींचने वाला एक्सलरेशन कितना जी? बाहर खींचने वाला कितना? ए कॉस ऑफ थीटा। तो रिजल्ट कितना होगा? मान लो तुमको अंदर 10 लोग खींच रहे हैं, बाहर 12 खींचोगे तो तुम बाहर उड़ जाओगे, बाहर 10 ही खींचेंगे तो तुमको कुछ फील ही नहीं होगा, यू विल फील वेटलेसनेस, नो फोर्स। लेकिन बाहर का अगर 2 ही है तो यू फील फिट 8 इनसाइड। तो बाहर की वैल्यू डेफिनेटली कम होगी अंदर से। तो रिजल्टेंट वैल्यू जो है एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, द रिजल्टेंट वैल्यू दैट विल बी, जो अंदर वाला वैल्यू है
उसमें से जो बाहर खींच रहा है ए कॉस ऑफ थीटा उसको हटा दो। ये स्टेप समझा क्या? तो दिस इज द रिजल्टेंट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विच यू कैन फील। अंडरस्टूड? अब इसके आगे कैलकुलेशन तुम कैसे करते हो वो मैटर नहीं करता, कैसे भी करो फाइनल आंसर एक ही आएगा। जी इज इक्वल टू ए के बजाय ए का वैल्यू डालो। क्या है बच्चों ए का वैल्यू? आर ओमेगा स्क्वायर कॉस ऑफ थीटा। हमेशा याद रखना जब भी हम फॉर्मूले बनाते हैं, फॉर्मूलों का एक सिंपल रूल होता है। रूल ये है कि फार्मूला यूज करने हैं ना तुमको, कि फॉर्मूले खाली बना के पेटी बेटी में पैक करके रख देने के हैं क्या? अरे फॉर्मूले जो हैं उनको बना के खाली रखते हैं क्या? क्या करते हैं फॉर्मूलों को? हाँ, फॉर्मूलों को करते क्या है? यूज करते हैं। तो फॉर्मूला जब यूज होता है, हो गया? फॉर्मूला जब यूज होता है तो कैसा होता है? व्हेन वी से कि द फॉर्मूला इज यूजफुल और यूजेबल। मैंने तुमको जी डैश का वैल्यू निकालने को बोला। चलो ये फॉर्मूला देखो और मुझे बताओ ये फॉर्मूले में जो भी क्वांटिटी है ये क्वांटिटी कौन कौन है? व्हाट इज जी? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी व्हेन द अर्थ इज स्टिल, घूम नहीं रही, खाली, जिसका फॉर्मूला भी हम जानते हैं जी कैपिटल एम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, बरोबर। व्हाट इज ओमेगा? एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अर्थ। क्या अर्थ की एंगुलर वेलोसिटी ढूंढना पॉसिबल है? 2 पाई डिवाइडेड बाय थीटा इस फॉर्मूले से आ जाएगा, बरोबर। हाँ 2 पाई डिवाइडेड बाय टी, ठीक है। अच्छा उसके बाद बताओ आर, यस रेडियस ऑफ दिस सर्कल इन विच ऑब्जेक्ट इज रिवॉल्विंग, वी आर टॉकिंग अबाउट दिस। अब तुमसे मैं सवाल पूछता हूं, तुम जिस सर्कल में घूम रहे हो उसकी रेडियस जानते हो क्या? तुम अर्थ पे हो ना फिलहाल, तुम घूम रहे हो ना, अर्थ रोटेट हो रही है, तुम कौन सी मोशन में हो? सर्कुलर मोशन में हो। तुमको पता तक नहीं कब से, रहने दे, पैदा हुए तब से लेके आज तक तुम सर्कुलर मोशन में हो। और एक नहीं दो दो, एक तुम सर्कुलर मोशन में हो ऑन अर्थ, दूसरा सर्कुलर मोशन में हो अराउंड द सन, तीसरा सर्कुलर मोशन हो अराउंड द गैलेक्सी। लेकिन गैलेक्सी का क्या, तुम्हारा पूरा जिंदगी भी निकल जाएगा तो तुम इतना इतना भी आगे नहीं जाते गैलेक्सी में, तो छोड़ दो वो। पूरा सोलर सिस्टम भी गैलेक्सी में घूम रहा है, पूरा प्लैनेट सन के बाजू में घूम रहे हैं और पूरी अर्थ खुद के बाजू में भी घूम रही है, सारी चीजें घूम ही रही हैं। पूरा सोलर सिस्टम गैलेक्सी में रिवॉल्व होता है ना, गैलेक्सी में मोशन में है सोलर सिस्टम। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं तुमको? अरे हाँ या ना? श्योर। तो सवाल मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, क्या तुम ये रेडियस जानते हो? स्मॉल आर का वैल्यू जानते हो? नहीं जानते। तो स्मॉल आर जानते ही नहीं तो ये फॉर्मूला काम का है क्या? नहीं। तो तुम्हें स्मॉल आर को ऐसी क्वांटिटीज में कन्वर्ट करना चाहिए जो मेजरेबल है। क्या तुम कैपिटल आर जानते हो? व्हाट इज दैट? रेडियस ऑफ अर्थ। कैन यू कन्वर्ट स्मॉल आर इनटू कैपिटल आर? जस्ट चेक आउट अ ट्रायंगल। मैं जो ट्रायंगल तुम्हारे सामने बनाने जा रहा हूं उस ट्रायंगल को थोड़ा गौर से देखना, ठीक है बच्चों? कैन यू सी दिस ट्रायंगल? सो राइट एंगल ट्रायंगल, लेट मी ड्रॉ इट हियर फॉर यू। चलेगा? कौन मुझे बताएगा ये एंगल कितना है? ये एंगल थीटा, ये आर, ये कैपिटल आर। बोलो जो आर तुम्हें नहीं चाहिए स्मॉल आर, वो तुम्हारे एंगल थीटा के लिए कौन सी साइड है? राइट एंगल ट्रायंगल की कौन सी साइड है? एडजेसेंट साइड। और जो आर तुम जानते हो वो तुम्हारे राइट एंगल ट्रायंगल का क्या है? हाइपोटेनियस। किसका फॉर्मूला है बच्चों ये? कॉस का। तो बताओ मुझे कॉस ऑफ थीटा का फॉर्मूला, एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस। सो देयरफॉर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर? आर इंटू कॉस ऑफ थीटा। पुट कर दूं यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे, बोलो क्या मिलेगा? जी डैश इज इक्वल टू, जल्दी बोलो यार, जी माइनस आर की वैल्यू क्या है? आर इंटू कॉस ऑफ थीटा, वो डब्ल्यू नहीं ओमेगा स्क्वायर है, इंटू कॉस ऑफ थीटा अगेन। मैंने खाली आर की वैल्यू डाली, हाँ समझा ना? तो फाइनल फॉर्मूला जी डैश इज इक्वल टू जी माइनस आर इंटू ओमेगा स्क्वायर एंड कॉस थीटा कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। दैट्स ऑल।
फिनिश। हाँ खत्म, और क्या करना है, आ गया फॉर्मूला। वो मुश्किल तुम्हें इसलिए नहीं लगा क्योंकि उसके स्टेप्स कम है, लेकिन लॉजिक अच्छा खासा है। तुमको ये स्टेप लिखने के लिए ही बुद्धि यूज करनी है, समझा। चलो अब इसको पढ़ते हैं। जरूरी नहीं कि मैंने जैसे और जितने कैलकुलेशन किए उतने ही उन्होंने किए होंगे फाइनल फॉर्मूला, लेकिन डेफिनेटली यही आएगा। सो लेट्स बिगिन। चलो सुनो। Latitude is an angle made by radius vector of any point from the center of Earth with the equatorial plane. Obviously, it ranges from 0 at the equator to 90 degree at the pole. तुम जहाँ पे हो वहाँ का लैटिट्यूड क्या होता है? लैटिट्यूड ये एंगल होता है जो इस इक्वेटर प्लेन ने और तुम जिस पोर्शन पे उसके रेडियस वेक्टर ने किया होता है, ठीक है। इसकी यहाँ पे वैल्यू 0 आएगी तो यहाँ पे वैल्यू कितनी हो जाएंगी बच्चों? 90 डिग्री। तो 0 रहेगा इक्वेटर पे, 90 डिग्री हो जाएगा पोल के ऊपर। द अर्थ रोटेट अबाउट इट्स पोलर एक्सिस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट विद अ यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। Hence every point on the earth surface of the earth except the pole move in a circle parallel to the equator. ओके सारे के सारे पॉइंट जो है वो सर्कल में घूमेंगे और ये सारे सर्कल जो है वो इक्वेटोरियल प्लेन को क्या रहेंगे बच्चों? पैरेलल रहेंगे। The motion of the mass m at a point P on the earth is shown by the dotted circle with center at O dash. Okay, in figure 5.9, let the latitude of point P is theta and the radius of the circle is r. जिस सर्कल में फिलहाल तुम हो, जिस ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, इस सर्कल के लिए ये सर्कल का सेंटर है वो, उसकी रेडियस है r, और उस सर्कल का जो लैटिट्यूड है या पॉइंट का जो लैटिट्यूड है वो कितना है बच्चों? तुम्हारा थीटा है। चलेगा। व्हाट इज पी ओ डैश, यानी कि पॉइंट पी का ओ से डिस्टेंस, यानी कि जो छोटा सर्कल है उसकी रेडियस कितनी है बच्चों? वो r। एंगल ई ओ पी इज इक्वल टू थीटा, ई बीइंग द पॉइंट ऑन द इक्वेटर। ये एंगल तुम्हारा थीटा है, बराबर कि नहीं? ई ओ पी। तो कॉमन सेंस है दिस एंगल इज आल्सो थीटा। वर्टिकली ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है क्या? अल्टरनेट एंगल है, ठीक है। इन स्मॉल ट्रायंगल, कौन से ट्रायंगल की बात कर रहे हैं हम लोग? वो जो ट्रायंगल है ना अभी जो ऐसा निकाला हुआ ट्रायंगल है, देखो। ओके, ट्रायंगल ओ पी ओ डैश, कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस, आर डिवाइडेड बाय थीटा, और इसलिए आर की वैल्यू क्या आई? आर इंटू कॉस ऑफ थीटा। ये वैल्यू क्यों निकाली? तो मैंने थोड़ी देर पहले ही बोला, जो क्वांटिटी तुम्हें पता ही नहीं उसको फॉर्मूले रख के करना क्या है, तो हमने आर के बजाय आर कॉस थीटा डाला। अब मैंने बोला कैलकुलेशन का सीक्वेंस मैटर नहीं करता है, आगे करो पीछे करो दोनों चलते हैं। चलेगा बच्चों? आगे तुम्हारा क्या हो गया? द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ऑफ द मास m डायरेक्टेड इज आर ओमेगा स्क्वायर, और आर की वैल्यू डाल दी इधर। ओके, सो ये वो एक्सेलरेशन है जो तुम्हारे ऊपर एक्ट हो रहा है। ओके, आर इंटू ओमेगा स्क्वायर, आर की वैल्यू डाल दोगे, क्या है वो? कैपिटल आर इंटू कॉस थीटा, तो कैपिटल आर कॉस थीटा इंटू ओमेगा स्क्वायर। द कंपोनेंट ऑफ दिस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन अलोंग पी ओ टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ इज। अब इसका कंपोनेंट जो कि अर्थ के सेंटर की ओर है, इस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का कंपोनेंट, ये आपका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, उसका ये वाला कंपोनेंट कितना होगा बच्चों? वो ये वैल्यू अगर ए है तो ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा? ए इंटू कॉस ऑफ थीटा हो जाएगा, बराबर है ना? देखो क्या लिखा है, ए आर अलोंग द रेडियस इज व्हाट? ए कॉस ऑफ थीटा। यहां पे तुम ए की वैल्यू ऊपर से उठा के डाल दो तो वो कंपोनेंट हो जाएगा आर ओमेगा स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि उस कंपोनेंट की पूरी वैल्यू भी निकाल ली उन्होंने। ए आर की वैल्यू क्या आएगी? आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। चलेगा बच्चों? पार्ट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन पी एक्टिंग टूवर्ड्स पी ओ इज यूटिलाइजिंग इन प्रोवाइडिंग दिस कंपोनेंट ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अब कुछ पार्ट जो है तुम्हारा, जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है अलोंग द रेडिएशन टुवर्ड्स द सेंटर, अंदर वाला जो जी है, इसमें से कुछ हिस्सा ये एक्सेलरेशन प्रोवाइड करने में चला जाएगा। देखो ये जो एक्सेलरेशन है, ये एक्सेलरेशन अपने आप में, अब यहाँ पे एक्सप्लेनेशन थोड़ा अलग दिया है, मैंने थोड़ा अलग एक्सप्लेनेशन दिया था, मीनिंग एक ही है, लेकिन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन या सेंट्रीपिटल फोर्स ये कोई खुद फोर्स नहीं है बच्चों, ये किसी और का इम्पैक्ट होता है, समझा? अब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आया कहाँ से, किसने इसको ओरिजिनेट किया? तो ये जो जी है इसकी जो भी कुछ वैल्यू है, मान लो
ये जी की वैल्यू थोड़ी देर को समझने के लिए मान लो जी की वैल्यू 10 थी, लेकिन 10 में से कुछ हिस्सा ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बनाने में चला गया, तो ये जो पार्ट है ये वो कुछ हिस्सा है, तो बचा हुआ हिस्सा कितना रहेगा? मान लो मैंने तुमको बोला कि 100 रुपये मैंने तुमको दिए, लेकिन इन 100 रुपये में से 3 रुपये 4 रुपये तुमने वड़ा पाव के ऊपर खर्चा कर दिए खाने के लिए, जिंदगी जीने के लिए, तो बचा हुआ हिस्सा कितना रहेगा? इस तरह से मैं तुमको पूछ रहा हूं। तो मैंने पूछा आपको कि बेटा जी ये तुम्हारा एक्सेलरेशन तुम्हारे ऊपर एक्ट हो रहा है, लेकिन इसमें से कुछ पार्ट स्पेंड हो रहा है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करने में, जिससे सेंट्रीपिटल फोर्स भी बनेगा और वो रोटेशनल मोशन चालू रहेगी, तो वो पार्ट है तुम्हारा ए आर। उतना हटा दोगे तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बचेगा। समझा आपका? ओके। Thus the effective force of gravitational attraction on mass m is given by, उन्होंने फोर्स के टर्म में लिखा है, तो मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू मतलब सब जगह पे मास से मल्टीप्लाई कर दिया, इफेक्टिव फोर्स के टर्म में लिखा है। कुछ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन या सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोड्यूस करने में चला जाएगा, बाद में तुम एम कॉमन निकाल के कैंसिल कर दो। तो जस्ट अ डिफरेंट एक्सप्लेनेशन इज गिवन बट इट इज सेम प्रूफ। तुमको बुक टू बुक इसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा वेरी हुआ दिखेगा। तो जी डैश क्या है? इफेक्टिव वैल्यू ऑफ जी। जी क्या है? एक्चुअल वैल्यू। और ये क्या है? जितना वो रिड्यूस हो गया वो। जी डैश बीइंग द इफेक्टिव एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट पी द लैटिट्यूड थीटा दस इज गिवन बाय। एंड दिस इज योर डेरिवेशन और फॉर्मूला, नॉट डेरिवेशन, फॉर्मूला। चलेगा? कोई अड़चन है इसमें? एक दो स्पेशल केस है ऑन इक्वेटर एंड ऑन पोल, और इसके ऊपर भारी भारी क्वेश्चन आ चुके हैं एग्जाम में। ये तुम्हारा कौन है? इक्वेटर। और ये कौन है? तुम्हारा पोल। क्या फर्क है रे? इक्वेटर में एंगल थीटा की वैल्यू कितनी होगी? 0, और पोल पे थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 90 डिग्री। तो दोनों जगह पे जी डैश का वैल्यू कितना है वो निकालेंगे हम लोग। एज द वैल्यू ऑफ जी इंक्रीजेस कॉस थीटा डिक्रीजेस। जैसे जैसे ऊपर जाते हो थीटा का वैल्यू जैसे जैसे बढ़ता है, तुम्हें पता है कॉस ऑफ थीटा का वैल्यू घटता है। बताओ तो 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री तक कॉस का वैल्यू क्या है? इसके लिए वैल्यू 1 है, इसके लिए 0 है। जानते हो ना? व्हाट इज कॉस 0? 1। व्हाट इज कॉस 90? तो जैसे थीटा बढ़ता है कॉस घटता है। कॉस घटेगा, ये वैल्यू तुम्हारा किधर गया? ये वैल्यू घटेगा, तो इसका मतलब ये टोटल वैल्यू भी घटेगा। मतलब तुम जो कम कर रहे हो वो वैल्यू कम होगी, तो जो कम होना है वो कम कम होगा, यानी कि वैल्यू बढ़ेगी। मान लो 100 में से तुम पहले 10 रुपये कम किया करते थे, फिर तुमने डिसाइड किया कि जो कम कर रहे हो उसको थोड़ा कम करते हैं, तो फिर तुमने 100 में से 8 ही रुपये खर्चा। तुमने बोला नहीं सर, और जो कम कर रहा हूँ ना उसको मैं और थोड़ा कम करता हूँ, तो 100 में से तुमने 6 ही खर्चा, तो तुम्हारा टेक्निकली वैल्यू क्या हो रहा है? ये डिफरेंस बढ़ रहा है। तो जैसे जैसे तुम इधर से इधर जाते हो थीटा का वैल्यू बढ़ता है। क्या बोला मैंने? थीटा का वैल्यू बढ़ता है, उससे कॉस ऑफ थीटा का वैल्यू घटता है। इससे तुम जो वैल्यू कम कर रहे हो वो कम हो जाती है और तुम्हारा डिफरेंस बढ़ता है, यानी कि तुम्हारा जी डैश बढ़ता है। तो एज यू मूव फ्रॉम इक्वेटर टू पोल द वैल्यू ऑफ जी इंक्रीजेस। सबसे कम कहां पे होगी, कब से ज्यादा कहां पे होगी, उसको निकालते हैं। चाहे इक्वेटर और पोल पे ही आएगी। Therefore, G dash will increase as we move from the equator towards any pole due to the rotation of Earth. अब पोल के ऊपर का वैल्यू निकालो उसका, और फिर उसके बाद इक्वेटर के ऊपर निकालो। पहले तो इक्वेटर पे निकालो। इक्वेटर पे थीटा का वैल्यू कितना है? 0। सोना मत बेटा। इक्वेटर पे थीटा का वैल्यू कितना है? 0। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉस 0? 1। और जैसे ये 1 डालोगे तो तुम्हारा फॉर्मूला हो जाएगा जी डैश इज इक्वल टू G minus R omega square. This is the maximum possible value you can subtract. जो तुम सब्ट्रैक्ट कर सकते हो ये उसका मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू। तुमने कॉस का सबसे बड़ा वैल्यू डाला तो तुमने सबसे बड़ा अमाउंट सब्ट्रैक्ट किया, यानी कि तुम्हारा जी का सबसे छोटा वाला वैल्यू आया। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ मिनिमम वैल्यू ऑफ जी। तो जी का मिनिमम वैल्यू होता है इक्वेटर पे, सबसे कम वैल्यू किधर होता है? इक्वेटर पे। अब पोल पे क्या होता है वो भी देखते हैं। द इफेक्टिव एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज मिनिमम एट द इक्वेटर as here it is reduced by the maximum amount. मैक्सिमम अमाउंट से रिड्यूस हो रहा है, यानी कि उसका मिनिमम पॉसिबल वैल्यू आया है।
द रिडक्शन हियर इज जी माइनस जी डैश दैट इज इक्वल टू आर ओमेगा। ऐसा पूछते भी है कभी कभी कि इक्वेटर पे कितना रिडक्शन होता है जी के वैल्यू के में। तो रेडियस का स्क्वायर, सॉरी अर्थ की रेडियस इंटू एंगुलर वेलोसिटी का स्क्वायर आर ओमेगा स्क्वायर, इतनी वैल्यू जी की आप इक्वेटर पे कम फील करते हो जितनी है उससे। ओके इसकी वैल्यू डाली तुमने, ओमेगा का वैल्यू डाला, कैलकुलेशन किया, तो तुम इस कैलकुलेशन करके इसकी वैल्यू फाइंड भी कर सकते हो। कितना है वो चेक करते चलो। ओमेगा इज ट्वाइस पाई अपॉन टी, ट्वाइस पाई टी क्या है तुम्हारा 24 आवर्स ना। एक राउंड कितना टाइम लेती है अर्थ खुद के राउंड मारने के लिए 24 घंटे, यानी कि 24 इंटू, चालू है ना, 24 इंटू 60 मिनट्स इंटू 60 सेकेंड। ओके तो ओमेगा का वैल्यू निकाला 2 पाई 24 इंटू 60 इंटू 60, कैलकुलेशन करो, ये तुम्हारा ओमेगा का वैल्यू है। आर की रेडियस कितनी है 6400 किलोमीटर, उसका भी वैल्यू डालो, ओमेगा का भी डालो, कैलकुलेशन करो, दिस वैल्यू इज जस्ट 0.03386। तो इतना फर्क पड़ता है सिर्फ इक्वेटर और पोल दोनों में भी इतना ही फर्क है। ये नंबर याद रखना, इसके ऊपर फर्क क्वेश्चन आता है एग्जाम में। ये तुम्हारा जो है जी माइनस जी डैश, दिस इज एक्चुअली द डिफरेंस बिटवीन पोल एंड इक्वेटर एज वेल। अब बताओ इक्वेटर पे वैल्यू कितनी आई जी डैश की, जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर, बराबर ना। दिस इज द वैल्यू ऑन इक्वेटर, इक्वेटर के ऊपर वैल्यू इतनी है। अब कौन मुझे बताएगा पोल के ऊपर वैल्यू कितनी आएगी। पोल के ऊपर थीटा कितना हो जाएगा तुम्हारा, तुम इधर पहुंचेंगे तो तुम्हारा थीटा कितना हो जाएगा 90, कॉस 90 का वैल्यू 0, 0 सबसे छोटी वाली वैल्यू है, कैन यू सी दिस, दिस इज 0। तो जी डैश इक्वल्स टू क्या आ गया तुम्हारा, जी आ गया। तो जी ऑन पोल इज सिंपली इक्वल्स टू जी, समझा। पोल के ऊपर कुछ कमी नहीं हो रहा है, कितना कम हो रहा है पोल के ऊपर, 0 कम हो रहा है, कुछ कमी नहीं हो रही। तो पोल के ऊपर जो वैल्यू आएगी वो तुम्हारी मैक्सिमम वैल्यू है। अगर इन दोनों का डिफरेंस तुम करोगे तो वही वैल्यू मिलेगी तुमको आर ओमेगा स्क्वायर, दिस इज मैक्सिमम वैल्यू, दिस इज मिनिमम वैल्यू। सो अगर तुमको ये भी पूछते कि जी पोल माइनस जी इक्वेटर, यानी कि जी की मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू इनका डिफरेंस, तो दैट इज ऑल्सो इक्वल टू, इसमें से इसको माइनस करो, आपको वापस वही मिलेगा आर ओमेगा स्क्वायर, जिसकी वैल्यू तुमने अभी अभी ऊपर निकाली। तो तुम्हें को दो क्वेश्चन के आंसर मैंने पूछे कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, अर्थ की रोटेशन की वजह से इक्वेटर पे किस नंबर से रिड्यूस हो जाती है, तो तुम्हारा आंसर आएगा 0.033। ठीक है, आगे के नंबर भी याद रखने तो लिख सकते हो 86, बट एटलीस्ट इतना तो याद रखो 0.037 बोल सकते हो तुम चाहे तो, इतने नंबर से रिड्यूस हो जाती है अप्रोक्सीमेट 4 इतने नंबर से कम होती है। तो बाय व्हाट अमाउंट द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी रिड्यूस ऑन द इक्वेटर, इससे। एंड बाय व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन पोल एंड इक्वेटर, अगेन सेम नंबर, समझा। There is no reduction in acceleration due to gravity at the pole due to the rotation of Earth, as pole are lying on the axis of rotation and do not revolve. पोल घूमता ही नहीं है तो रोटेशन का उसके ऊपर कोई लेना देना है ही नहीं है, समझा बच्चों, पक्का। वेरिएशन ऑफ जी विथ लैटिट्यूड एट सी लेवल इज गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। लैटिट्यूड के साथ कितना जी का फर्क है वो यहाँ पे दिया है, देखो इक्वेटर के ऊपर 9.7804 ये तुम्हारा वैल्यू है, जो कि मिनिमम पॉसिबल वैल्यू है। करते करते पोल तक देखो कितना होता है 9.8322, समझा। अबे समझा क्या, तो ठीक ठाक चेंज होती है वैल्यू, ठीक है। अच्छा ये जो लिखा है इसमें और एक क्वांटिटी का भी इंपैक्ट कंसीडर किया है शायद, और वो है बिकॉज ऑफ द शेप ऑफ अर्थ। वी विल स्टडी दैट पार्ट एंड देन वी विल हैव अ ब्रेक। अर्थ की शेप का बात करते हैं। अर्थ का शेप जो कि तुमने अब तक सुन के रखा था कि स्पेरिकल है, बेसिकली अर्थ इज नॉट अ स्फीयर, अर्थ इज स्लाइटली बल्कि एट द इक्वेटर। तुम एक कोई गोल चीज लो और उसको बहुत हाई स्पीड से गोल गोल घुमाओ, इतना भी अंडे जैसा नहीं है, तुम काफी स्पीड से घुमाओगे तो बिकॉज ऑफ द मोशन ओनली उसका शेप जो है ना वो सेंटर में बल्कि हो जाएगा लाइक दिस। थोड़ा ज्यादा ही बल्क बना रहा हूं मैं इसको,
थोड़ा मान लो ऐसा है, यानी कि इन अनदर वर्ड उसका जो इक्वेटर है वहाँ की रेडियस थोड़ी ज़्यादा है और जो पोल है उसकी रेडियस थोड़ी कम है। दिख रही है तुमको ये? पक्का? अब तुम मुझे बताओगे बच्चों कि जी का फॉर्मूला अर्थ के सरफेस के ऊपर क्या है, जी एम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। अब मुझे बताओ इन दोनों के बीच का रिलेशन क्या है? तो जहां पे आर ज्यादा वहां पे जी, तो यहाँ पे जी क्या होगा तुम्हारा, कम, और जहां पे आर कम वहां पे जी। ये किसका इंपैक्ट है? शेप का। और रोटेशन के इंपैक्ट में क्या हो रहा था बताओ तो? रोटेशन के इंपैक्ट में भी यहाँ पे जी क्या था, मिनिमम, और यहाँ पे जी क्या था, तो दोनों एक ही इंपैक्ट कर रहे हैं। रोटेशन की वजह से भी इक्वेटर पे वैल्यू कम हो रही है और शेप की वजह से भी कमी हो रही है। रोटेशन की वजह से भी पोल पे वैल्यू अच्छी खासी है और शेप की वजह से भी है। ये डिस्टेंस में लगभग 22 किलोमीटर का अंतर है, इतना भी छोटा नहीं हो। मतलब यहाँ पे रेडियस जितनी है ना उसके कंपेयर में यहाँ की रेडियस 22 किलोमीटर कम है। तुम अर्थ के सेंटर से अगर पोल की ओर जाओगे ना तो 22 किलोमीटर कम जाना पड़ेगा। 22 किलोमीटर इज नॉट अ स्मॉल डिस्टेंस। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? अब तुमने जो थोड़ी देर पहले डिफरेंस बताया था कि जी ऑन पोल माइनस जी ऑन इक्वेटर दैट वैल्यू इज नियर अबाउट 0.037, ये जो डिफेक्ट है बच्चों, दैट इफेक्ट इज ड्यू टू द रोटेशन ओनली, लेकिन शेप की वजह से भी फर्क है। एंड आई थिंक दैट डिफरेंस इज समवेयर 0.012 के आजू बाजू में आता है, 1 to 3 काय म्हणते? हाँ 4 तो 4। हाँ ये इसमें भी इसके वजह से भी कुछ तो फर्क आएगा ना शेप की वजह से। तो टोटल इफेक्ट है दोनों का वो कितना है ये तुमको मिलेगा, दोनों का मिलके इफेक्ट ये मिलेगा तुम्हें इस टेबल में। तो मुझे इन दो नंबर का डिफरेंस बताओ। ये वैल्यू किधर है बच्चों जी की? इक्वेटर के ऊपर। ये किधर है? पोल के ऊपर। करो तो दोनों नंबर का डिफरेंस करो और मुझे बताओ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जी पोल माइनस जी इक्वेटर ड्यू टू बोथ। ये दोनों का मिलके इंपैक्ट है। हाँ समझ में आ रहा है ना? अर्थ का रोटेशन भी इक्वेटर पे वैल्यू कम कर रहा है और उसका रेडियस ज्यादा होना भी कमी कर रहा है। 0.0518। सो दिस इज द टोटल इफेक्ट। ये टोटल इफेक्ट है किस दोनों चीजों का? रोटेशन एंड शेप। खाली रोटेशन का इफेक्ट बताओ, ये टोटल इफेक्ट है। टोटल इफेक्ट बोलो मत रे, ये टोटल इफेक्ट है। मोशन का इफेक्ट बताओ, मोशन का इफेक्ट कितना था? जी पोल माइनस जी इक्वेटर कितना था वो? 0.034। ठीक है, या चलो अगले नंबर भी लिख दूं मैं तो 3386। कौन मुझे बताएगा इन दोनों कॉमन सेंस का यूज करके शेप का इफेक्ट क्या होगा? शेप का इफेक्ट बताओ। जी पोल माइनस जी इक्वेटर, इफेक्ट ऑफ शेप। ये दोनों का मिलके इफेक्ट ये दिया है ना तुमको, बताओ जल्दी बताओ। जीरो पॉइंट 017 लगभग। ओके तो इसको जनरली 2 पॉइंट तक लिखना, जनरली 2 पॉइंट तक लिखना। यहाँ पे 8 कर लेना, 0.018, 0.034 एंड 0.052 लगभग, ये 52 लगभग। तो ये सारा चीजें याद रख लोगे तुम लोग कभी। Quite often we assume the earth to be a sphere. However, it is actually a ellipsoid. 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 Bulked at the equator. Hence, the equatorial radius of the earth, which is 6,378 kilometer, is greater than the polar radius, which is 6,356. कितना डिफरेंस है दोनों में? Thus on the equator there is combined effect of greater radius and rotation
इन रिड्यूसिंग द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो इक्वेटर पे जी की वैल्यू रिड्यूस करने में दो दो लोगों का कॉन्ट्रीब्यूशन है, एक रोटेशन का, दूसरा रेडियस का। एज अ रिजल्ट द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द इक्वेटर इज 9.7804 मीटर पर स्क्वायर सेकेंड एंड ऑन द पोल इट इज 9.8322 मीटर पर स्क्वायर सेकेंड। ये डिफरेंस नहीं बताया तुम लोगों ने मेरे को? 22 है, परफेक्ट। तो समझा 22 किलोमीटर रेडियस पोल पे कम है, बराबर है। वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द फोर्स विथ विच द अर्थ अट्रैक्ट द ऑब्जेक्ट, दस द वेट W इज इक्वल टू mg। वेट क्या है? जिस फोर्स से तुम्हें खींचा जाता है, तो तुम्हारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g है, मास m है, तो ये तुम्हारा वेट हो गया। वेयर m इज द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, एज द वैल्यू ऑफ g चेंजेस विथ अल्टीट्यूड, डेप्थ, लैटिट्यूड, द वेट ऑल्सो चेंज। तो तुम्हारा जी चेंज होता है क्या रे? पोल के ऊपर अलग, इक्वेटर के ऊपर अलग, अबे हाँ या ना? तो जाहिर है तुम्हारा वेट भी अलग। तो तुमको वेट बढ़ाने का है तो किधर जाके रहने का? पोल पे, क्योंकि वहाँ पे जी ज़्यादा होता है। और वेट घटाना है तो कहाँ पे आके रहने का? इक्वेटर पे। तो वेट बढ़ाने का और घटाने का सस्ता फायदा तुमको मिल गया। मैंने वेट बोला, वेट क्या है तुम्हारा? वेट है इक्वल टू mg। तो जहाँ पे जी ज़्यादा वहाँ पे वेट ज़्यादा, जहाँ पे जी कम वहाँ पे वेट कम। वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इज मिनिमम एट द इक्वेटर। इक्वेटर पे क्या है बच्चों? मिनिमम। सिमिलरली द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज रिड्यूस विथ इंक्रीज इन हाइट अबो द अर्थ सरफेस एंड विथ इंक्रीज इन डेप्थ बिलो द सरफेस। तो तुम अर्थ सरफेस से ऊपर जाओ वेट घट जाएगा, अर्थ से नीचे जाओ, सेंटर के अंदर घुसो, अर्थ के शेल से अंदर, तुम्हारा वेट घटेगा। तुम पोल से इक्वेटर जाओगे फिर भी चेंज होगा, फर्क नहीं। पोल से इक्वेटर जाओगे तो घटेगा, इक्वेटर पे सबसे कम होगा, पोल पे सबसे ज़्यादा होगा। तो तुमको मैंने अब पूछा, ओके, अगला टॉपिक चालू करने के फाइनल पहले एक छोटा सा सवाल कि बेटा मुझे बताओ क्या होता है जी की वैल्यू के बारे में। तो तुम्हें क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए। देखो बच्चों, ऊपर गए, ऊपर गए एच बढ़ा, जी घटा, नीचे गए, जैसे जैसे डी बढ़ा, जी घटा, बराबर है कि नहीं? फाइनली तुमने सोचा सर नीचे उतरता हूँ पोल से इक्वेटर की ओर, फिर भी जी घटा। तो जी घटता कहाँ कहाँ पे है समझो। ऊपर जाते हो जी घटता है, अर्थ के अंदर घुसते हो जी घटता है, पोल से इक्वेटर तक आते हो जी घटता है। तो तीनों जगह पे जी घटता है। उल्टा करोगे तो बढ़ेगा, कॉमन सेंस है, बराबर है, पक्का। तो ये चीज़ें याद रख लोगे, दैट्स ऑल। अब ब्रेक लो, उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। वो नहीं पढ़ा तो तुमने चैप्टर ही नहीं पढ़ा।